Good morning, student. Today we will discuss on gluconeogenesis part 2. ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था, जिसमें हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस के इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ये कहाँ पे मोस्टली बॉडी के किस ऑर्गन्स में मोस्टली ऑकर होती है, इसका रोल क्या है एक इंडिविजुअल के लिए, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में हम लोग इसकी मैकेनिज्म, इसमें कैसे रिएक्शंस होती हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लोजली रिजेंबल द रिवर्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये मोस्टली इसके जो स्टेप्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस की ही तरह होते हैं, यानी मतलब जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये पायरुवेट जो होता है कई चीज़ों से आता है, जैसे लैक्टेट से आता है, ग्लिसरॉल से आता है, प्रोटीन टूटती है उससे आता है, तो कई प्रिकर्सर्स हैं जिनसे ये आता है। अगर स्टेप की बात करें तो द 3 इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर कैटलाइज्ड बाय 3 एंजाइम। जो ग्लाइकोलिसिस की 3 स्टेप्स होती हैं उसके 3 इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम्स है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, हेक्सोकाइनेज, पायरोफॉस्फेकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम्स हैं, या यूँ कहें कि ये 3 जो एंजाइम्स वाले जो स्टेप हैं, अगर आप ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि ये 3 इनिशियल शुरुआत में सबसे पहले हेक्सोकाइनेज होता है, उसके बाद एक स्टेप छोड़ दीजिए तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आता है, ठीक है, जो पहले जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट और फिर उसको आगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट इस तरह से कन्वर्ट करता है। फिर लास्ट में जो पायरुवेट काइनेज है ये फास्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 इरिवर्सिबल जो स्टेप्स हैं, यही 3 स्टेप्स जो होती हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में अलग हो जाती हैं, इनके लिए अलग एंजाइम होते हैं। बाकी सारे स्टेप्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी आप कह सकते हैं जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी सारी स्टेप्स जो होती हैं वो एज इट इज़ होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, बस उसकी अपोजिट होती है। मतलब ग्लूकोज से ये शुरू होकर पायरुवेट तक जाती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो पायरुवेट से शुरू होकर ग्लूकोज तक आती है। These 3 stages bypassed by alternate enzyme specific to gluconeogenesis। जो अभी हमने 3 स्टेज देखी जिनमें 3 एंजाइम थे, हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज, इन 3 एंजाइम वाले स्टेप्स को छोड़ दीजिए, इसको बाईपास कर दिया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और उसके करने के लिए ये जो एंजाइम्स हैं उसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज है एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है। मतलब ये वाले जो एंजाइम वाले जो रिएक्शंस होंगे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक आइडेंटिटी देते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस से एकदम अलग होते हैं। अब इसमें जो कन्वर्जन होता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो स्पेसिफिक कन्वर्जन है, आपको ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों की साइकिल में बस यही कन्वर्जन अलग मिलते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्पेसिफिक कन्वर्जन है। तो आपको बस इतना याद रखना है, रेस्ट ऑफ द साइकिल या रेस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस हैं वो ग्लाइकोलिसिस की सेम होती हैं, बस उनको अपोजिट लिख देना है। तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो पायरुवेट होता है सबसे पहले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो टेक प्लेस इन 2 स्टेप। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज is a biotin dependent mitochondrial enzyme that converts pyruvate to oxaloacetate in presence of ATP and carbon dioxide। इस स्टेप में क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले 2 स्टेप में होता है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम होता है जो बायोटीन डिपेंडेंट होता है। हम लोगों ने बायोटीन विटामिन के सेक्शन में पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर भी बताया गया था कि बायोटीन जो है एज अ कोएंजाइम वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोएंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। This enzyme regulate gluconeogenesis and requires acetyl-CoA for its activity। ये एंजाइम जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ एसिटिल-CoA जो इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी भी अवेलेबिलिटी को ये रेगुलेट करता है। अब ऑक्सैलोएसिटेट जो सिंथेसाइड हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। अब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकल के साइटोसोल में आएगा। Due to membrane impermeability, oxaloacetate cannot diffuse out of the mitochondria। अब
मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह होती है कि जो बना है वहाँ पर ऑक्जेलो स्टेट वो इससे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस ऑक्जेलो स्टेट को मैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी इट इज़ कन्वर्टेड टू मैलेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। मैलेट में पायरुवेट को कन्वर्ट करके ऑक्जेलो स्टेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलेट में, और फिर वो ट्रांसफ़र होकर साइटोसोल में आ जाता है। इन द साइटोसेल ऑक्जेलो एसीटेट इज रीजनरेट। अब वापस से जब मैलेट साइटोसोल में आ जाता है तो फिर से वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसीटेट टू मैलेट इज कैटलाइज्ड बाय मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो जो रिवर्सिबल कन्वर्जन है ऑक्जेलो एसीटेट का मैलेट में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस चलती है, और ये प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका मैलेट बना है, ऑक्जेलो स्टेट बना है, उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए भी ये वर्क करता है, और यहाँ से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए भी ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वर्क करता है। In the cytosol, phosphoenol pyruvate carboxykinase converts ऑक्जेलो एसीटेट टू phosphoenol pyruvate। अब जो वहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसफ़र होके आ चुका है यहाँ पर, वो क्या करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम। जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इसके डायग्राम को देखेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। GTP और ITP नॉट ATP इज यूज इन द रिएक्शन एंड द CO2 इज लिबरेटेड। ग्वानिडीन ट्राईफॉस्फेट इसमें यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2 ATP इक्विवेलेंट्स आर यूटिलाइज। ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें 2 ATP का यूज़ होता है। ये एक कॉस्टलियर प्रोसेस है। अगर ग्लाइकोलिसिस की तुलना में देखा जाए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक कॉस्टलियर प्रोसेस है। दूसरा जो स्टेप है उसमें देखिए कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है अंडरगोज द रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंटिल फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट इज प्रोड्यूस। मतलब पायरुवेट जो था वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अब ये ग्लाइकोलिसिस की ही स्टेप पे आगे चलता रहेगा जब तक कि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट प्रोड्यूस नहीं हो जाता। जैसे ही फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन जाएगा उस समय द एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज converts fructose 1,6 biphosphate to fructose 6 phosphate and it requires magnesium ions। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो होता है एज अ कोएंजाइम वर्क करता है और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज के साथ मिलकर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये एंजाइम भी इसके रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलेट करता है एक तरह से इस स्टेप को। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, जो इसमें एक लास्ट है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी। ये एंजाइम जो होता है किडनी और लीवर में होता है, बट एब्सेंट इन मसल, ब्रेन एंड एडिपोज टिश्यू। और ये मसल्स में, ब्रेन में एंड एडिपोज टिश्यू में ये एंजाइम नहीं होता है। लीवर कैन रिप्लेनिश ब्लड शुगर थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ब्लड शुगर जो है उसको मेंटेन करता है बॉडी में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट मेनली इन लीवर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो मेनली लीवर में ही मौजूद होता है, और वहाँ से ही वो ग्लूकोज के लेवल को बना के रखता है। अब आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक लेफ़्ट साइड में ग्लाइकोलिसिस चल रही है और राइट साइड में ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रही है। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को देखते हुए चलेंगे और फिर हम लास्ट से ग्लूकोनियोजेनेसिस को देखते हुए आएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में अंतर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ भी एक ATP जनरेट होती है, मतलब कंज्यूम होती है इस स्टेप के थ्रू, और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके बाद ये 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट में, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट और लास्ट में ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल को एक बार आप देख लेंगे तो ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। अब जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया कि 3 जगहों पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 स्टेप जो होती हैं वो एकदम अलग होती हैं और वो इरिवर्सिबल वाली जो होती हैं वही होती हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पायरुवेट है ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्जेलो एसीटेट जो होगा वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। जितना भी ब्लू लाइन है ये सारा ग्लूकोनियोजेनेसिस को शो कर रहा है, तो आप ब्लू लाइन की तरफ से देखते हुए चलेंगे। फिर 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 1,3,5 फास्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेटेज एंजाइम जो होगा इसको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। फिर यहाँ पर देखिए हाइड्रेशन हो रहा है, H2O जुड़ रहा है इसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो पायरुवेट से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेटेज, ये 2 एंजाइम वाला। साथ ही साथ जो हम लोगों ने आपका पायरुवेट काइनेज करके जो यहाँ पर है इसमें आप देख सकते हैं ये पायरुवेट कार्बोक्सीलेज यहाँ पर है और पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज है। ये आप कह सकते हैं कि यही एक स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस में अलग होती है। तो ये टोटल 3 स्टेप्स का डिफरेंट होता है ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में। बाकी रेस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो it was a total reaction. How does gluconeogenesis happen in our biological system? It is a very important topic, gluconeogenesis as well as glycolysis. So study well. Thank you.